चलिए हम लोग अब अगले टॉपिक पे चलते हैं। तो मैंने आप लोगों को बताया था कि जो फोकल लेंथ होती है वो रेडियस ऑफ कर्वेचर की आधी होती है। फोकल लेंथ जो होती है वो रेडियस ऑफ कर्वेचर की आधी होती है। तो अब हम लोग इसको भी प्रूफ कर लेते हैं। हमने मान लिया कि ये क्या है, कॉनकेव मिरर है, और ये मान लिया क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस है, और ये मान लिया क्या है, इसका फोकस हो गया, और ये मान लिया क्या है, इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया। ये इसका फोकस हो गया और ये क्या हो गया, सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर से आपको पता होगा जैसे कोई भी सर्किल है, इसके सर्किल के सेंटर से कहीं पे भी लाइन खींच दो तो वो परपेंडिकुलर कहलाती है, ध्यान रखिएगा। मतलब ये जो लाइन होगी सर्किल की सरकमफेरेंस पे जो ये लाइन जाएगी वो हमेशा कैसी होगी, परपेंडिकुलर, ध्यान रखिएगा। तो जैसे ये सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है, ये पूरे सर्किल का सेंटर होता है। तो अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर से अगर हम लोग लाइन खींच दें तो वो इसका नॉर्मल की तरह काम करती है। किस तरह काम करती है, नॉर्मल की तरह। ध्यान रखिएगा, नॉर्मल का मतलब परपेंडिकुलर। मैंने कहा सेंटर से कहीं पे भी सरकमफेरेंस पे लाइन खींच दीजिए वो हमेशा परपेंडिकुलर। तो नॉर्मल क्यों बना रहे हैं, क्योंकि हमने मान लिया कि एक भी कोई लाइट रे आ रही है जो यहाँ टकरा रही है, और टकराने के बाद जब कोई लाइट रे पैरेलल आती है तो वो कहाँ से होके जाएगी, फोकस से होके जाएगी। कहाँ से होके जाएगी, वो फोकस से। अब मान लिया कि अगर ये एंगल ऑफ इंसिडेंस आई है तो ये कितना होगा, आर होगा, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। और हमको पता है कि जो एंगल आर है वो आई के बराबर होता है, वी नो दैट। एंगल आई की जो वैल्यू होगी वो बराबर हो जाएगी एंगल आर की। आर के ये होता क्या है एक्चुअली, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक। उसके बाद हमने मान लिया कि अगर ये एंगल क्या है, मान लिया ये एंगल कितना है, अल्फा है। ठीक है। तो आपको यही पता होगा कि ये एंगल कितना है, अल्फा माना, तो ये एंगल भी किसके बराबर हो जाएगा, आई के। एंगल जो अल्फा होगा वो भी किसके बराबर हो जाएगा, आई के। कैसे, अभी मैंने बताया था, ये देखो ध्यान से, ये वाली लाइन और ये वाली लाइन आपस में क्या है, पैरेलल है। ये देखिए अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है, मतलब ये देखिए ध्यान से, ये इस तरीके से आ रही है। तो ये आई है और ये अल्फा, तो ये दोनों एंगल भी आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। तो ये क्या हो गया, अल्टरनेट अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। यानी हम लोग कह सकते हैं कि अगर एंगल अल्फा एंगल आई के बराबर है, एंगल आर एंगल आई के बराबर है, तो हम लोग कह सकते हैं कि ये दोनों भी एंगल आपस में क्या होंगे, बराबर। देखो अल्फा आई के बराबर है और आर आई के बराबर है, तो इसका मतलब ये दोनों एंगल आपस में बराबर होंगे। यानी हम लोग कह सकते हैं कि एंगल, इसको मान लिया हमने एन मान लिया, इस पॉइंट को एंगल एन सी एफ जो होगा वो बराबर हो जाएगा एंगल सी एन एफ के। यानी जो जो आपका दोनों, ये नहीं, अल्फा और आर दोनों आपस में बराबर होंगे, और अल्फा हमको पता है कि आई के बराबर है और ये भी आई के बराबर, तो आर एंगल आर जो होगा वो अल्फा के बराबर होगा कि नहीं होगा। और देखा जाए तो अगर एंगल अल्फा और एंगल आर बराबर होंगे, और आपको पता है ये पोल होता है, ठीक है, अगर एंगल अल्फा और एंगल आर आपस में बराबर होंगे तो इसके सामने की साइड्स भी आपस में क्या होंगी, बराबर होंगी। यानी हम लोग कह सकते हैं कि जो सी एफ होगा वो आपका बराबर हो जाएगा एन एफ के। सी एफ किसके बराबर हो जाएगा, एन एफ के। अब अगर हम देखें ध्यान से तो हम ये मान लिया कि देखिए सी एफ किसके बराबर हो जाएगा, एन एफ के। क्लियर होगी बात। ये तो आपको पता ही होगा, किसी ट्रायंगल के अगर दो एंगल, ध्यान रखिएगा, जैसे कोई ट्रायंगल है, किसी ट्रायंगल के अगर दो एंगल आपस में बराबर होते हैं, जैसे मान लिया ये एंगल आपस में बराबर हैं, तो ध्यान रखिएगा इसकी साइड्स भी आपस में क्या होंगी, बराबर होंगी। मतलब जैसे ये ए बी है और ये सी, तो ए बी और इसके सामने वाली साइड बी सी जो ए सी जो होंगी वो आपस में क्या होगी, बराबर। ये वाली साइड ये साइड भी आपस में बराबर होंगी। तो एंगल अल्फा जो होगा अगर एंगल आर के बराबर है तो इसका मतलब क्या होगा, सी एफ जो होगा वो किसके बराबर हो जाएगा, एन एफ के। ये चीज़ क्लियर हो गई। जो सी एफ है वो किसके बराबर हो जाएगा, एन एफ के। अब आपको पता है सिंस एन इज वेरी क्लोज टू पी, एक्चुअली ये जो मिरर का जो साइज होता है वो बहुत छोटा होता है। सिंस साइज ऑफ मिरर इज स्मॉल, साइज ऑफ
मिरर इज स्मॉल। जो मिरर का जो साइज होता है वो काफी छोटा होता है, तो जो एन पॉइंट होगा वो पी के क्या होगा, काफी क्लोज में होगा। साइज जो मिरर का होता है काफी स्मॉल होता है, तो जो एन पॉइंट होगा वो पी के क्या होगा, काफी क्लोज में होगा। ये समझ में आ रही बात। तो जब एन पॉइंट पी के काफी क्लोज में होगा, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हम लोग ये कह सकते हैं ना कि जो एन एफ की जो वैल्यू है वो अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू किसके बराबर लिख सकते हैं, पी एफ के बराबर लिख सकते हैं कि नहीं। मतलब ये जो एन एफ है लमसम किसके बराबर हो जाएगा, पी के, क्योंकि ये काफी पास में है पी के। तो लमसम ये जो डिस्टेंस है एन एफ की वो पी एफ के क्या होगी, बराबर। ठीक है ना, ये बात समझ में आ रही है। तो यहाँ पर हम लोग कह सकते हैं कि जो आपकी जो सी एफ होगी वो किसके बराबर हो जाएगी, पी एफ के। और अगर हम देखें ध्यान से तो पीसी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, अगर हम देखें यहाँ पे तो पीसी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, सी एफ प्लस पी एफ। पीसी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, सी एफ प्लस पी एफ। और पीसी की वैल्यू है कितनी, आर है। और ये आर कैसे ली जाएगी, माइनस में, क्यों, क्योंकि ये इंसिडेंट रे के अपोजिट डायरेक्शन में डिस्टेंस मेजर करी जा रही है, यानी ये कितनी हो जाएगी, माइनस की आर। ठीक है। और सी एफ प्लस पी एफ, और हमको पता है सी एफ की वैल्यू भी किसके बराबर आ गई है, पी एफ की, यानी पी एफ प्लस पी एफ, यानी कितना हो जाएगा आपका, माइनस आर। और आपको पता है पी एफ की वैल्यू कितनी होती है, माइनस की एफ, और ये भी हो जाएगी माइनस की एफ। यानी हम लोग कह सकते हैं कि माइनस आर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, माइनस का टू एफ, माइनस माइनस कैंसिल आउट। तो आर बराबर कितना हो जाएगा, टू एफ, यानी एफ बराबर कितना हो जाएगा, आर बाई टू। यानी जो फोकल लेंथ होती है वो रेडियस ऑफ कर्वेचर की क्या होती है, आधी होती है। जो फोकल लेंथ होती है वो किसकी आधी होती है, रेडियस ऑफ कर्वेचर की क्या होती है, आधी होती है। ये चीज क्लियर हो गई बात, यहाँ पे कोई दिक्कत तो नहीं। अब हम लोग बात करते हैं मिरर फॉर्मूले की। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं मिरर फॉर्मूले की। बहुत ध्यान से देखिएगा, हमने मान लिया कि ये क्या है, कॉनकेव मिरर है, और ये इसकी क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस है। मैंने आपको बताया था कि ये कोई ऑब्जेक्ट है। हमने मान लिया कि इसका जो फोकस है वो मान लिया यहाँ पर है, इसके डबल दूरी पे क्या है, सेंटर ऑफ कर्वेचर है। अब हमने मान लिया कि एक लाइट रे पैरेलल जा रही है, तो वो कहाँ से होके जाएगी बेटा, फोकस से होके जाएगी। और दूसरी लाइट रे हमने मान लिया कहाँ से होके जा रही है, पोल से होके जा रही है। तो मैंने आपको बताया था जिस एंगल से पोल पे जाती है उसी एंगल से वो क्या होती है, जिस एंगल से ये पोल से जा रही होगी उसी एंगल से क्या होगी, ये वापस हो जाएगी। इसके अलावा तीसरी जो लाइट रे होगी वो कहाँ से जाएगी, सेंटर ऑफ कर्वेचर से, तो वो टकराएगी और वापस उसी से जाएगी। और ये जो पोल से जाएगी, पोल से भी, पोल वाली भी लाइट रे क्या होती है यहीं पे, यानी देखा जाए तो तीनों लाइट रे, ये एंगल और ये एंगल और ये एंगल बराबर होता है, एंगल ऑफ इंसिडेंस जो होगा वो आर के बराबर होगा। तो तीनों लाइट रे जो हो रही है यहाँ पर आएगी। मैंने आपसे बताया था कि ऑब्जेक्ट के लिए कम से कम दो रे का यूज करते हैं, लेकिन आप चाहें तो तीन रे का भी यूज कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर प्रूवमेंट करने के लिए हम लोग तीन रे का यूज कर ले रहे हैं। ये कहाँ से होकर जा रही है, सेंटर ऑफ कर्वेचर से, वहां से होकर जा रही है। देखिए मेरे पास कोई स्केल नहीं है, इसलिए हो सकता है लाइन थोड़ी सी तिरछी विरछी बन सकती है, तो उसको इग्नोर कर दीजिएगा। अब ये देखिए आपका जो तीनों रे कहाँ मिल रही है, आके इस पॉइंट पे, तो जहाँ पर रे मिलती है वहीं पर क्या होता है, इमेज बनता है। तो हमने यहाँ से क्या कर दिया, ये इमेज बना दिया। ये मान लिया ए है, ये मान लिया आपका ऑब्जेक्ट था ए बी, तो ये कितना होगा, इमेज ए डैश बी डैश। ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर ट्रायंगल लेंगे, इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल ए डैश बी डैश सी। तो हम लोग ट्रायंगल लेते हैं ए बी सी और लेंगे ट्रायंगल ए डैश बी डैश सी। तो यहाँ पर क्या होगा, जो एंगल बी सी ए जो होगा वो बराबर हो जाएगा एंगल बी डैश सी ए डैश के। जो एंगल आपका बी सी ए बराबर हो जाएगा वो किसके हो जाएगा, बी बी डैश सी ए डैश के। क्यों, क्योंकि ये दोनों ये एंगल कैसे होते हैं, वर्टिकल अपोजिट एंगल। तो ये कैसे बराबर हो जाएंगे, क्योंकि ये क्या होंगे, वर्टिकल अपोजिट एंगल। ध्यान रखिए, वी डॉट ओ डॉट ए लिख दिया मैंने। वर्टिकल अपोजिट एंगल क्या होते हैं, इस तरीके से, जैसे एक इस तरीके से है, तो ये दोनों आपस में वर्टिकल अपोजिट एंगल होते हैं, आपस में बराबर होते हैं। दूसरा देखिए, ये जो है ये इसके क्या है, परपेंडिकुलर, ये 90 डिग्री पे होगा और ये भी आपका कितना होगा, 90 डिग्री पे। यानी एंगल बी ए सी जो होगा वो बराबर हो जाएगा एंगल बी डैश ए डैश सी के।
क्योंकि दोनों कितने हैं 90 डिग्री, ठीक है ना। तो ये देखिए ध्यान से, ये दोनों ट्रायंगल जो है, अगर किसी भी ट्रायंगल के हम लोग दो एंगल को बराबर कर लेते हैं तो वो सिमिलरिटी प्रूव हो जाती है, यानी वो ट्रायंगल कैसे हो जाएंगे, सिमिलर, यानी ये ट्रायंगल जो ए बी सी होगा वो सिमिलर हो जाएगा ट्रायंगल ए डैश बी डैश सी के। क्लियर हो गई बात। और जब दो ट्रायंगल सिमिलर प्रूव हो जाते हैं तो हम लोग किसी भी दोनों ट्रायंगल की जो साइड्स का जो रेशियो है वो बराबर कर सकते हैं, जबकि कॉन्ग्रुएंसी में हम लोग दोनों ट्रायंगल की साइड को ही बराबर कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम लोग रेशियो बराबर कर सकते हैं, या हम लोग सकते हैं यहाँ पे ए बी जो होगा और ए बी इस ट्रायंगल का, यानी ए बी सी का क्या आएगा, ये साइड ए बी और इस ट्रायंगल की जो साइड होगी ए डैश बी डैश, इनका जो रेशियो होगा वो बराबर हो जाएगा सी ए अपॉन, ये हो जाएगा ए डैश सी के। ठीक है ना, ये चीज़ क्लियर हो गई। सी ए जो है आपकी साइड वो किसके बराबर हो जाएगी, ए डैश सी के। अब देखिए ध्यान से, जो सी ए है, सी ए को हम लोग कह सकते हैं, इसको मान लें अगर हम लोग पोल, तो सी ए को हम लोग कह सकते हैं ये हो जाएगा पी ए माइनस, ये हो जाएगा पी सी। सी ए को हम लोग कह सकते हैं पी ए माइनस पी सी। और ए डैश जो सी है, जो ए डैश सी है, उसको हम लोग कह सकते हैं पी सी माइनस पी ए डैश। देख सकते हैं, देखिए ध्यान से, ए डैश सी को हम लोग सकते हैं पी सी माइनस पी ए डैश। और आपको पता है, मैं इसको लिख देता हूँ कि ऑब्जेक्ट से लेकर के पोल तक की डिस्टेंस को हम लोग यू से रिप्रेजेंट करते हैं, इमेज से लेकर के पोल तक की डिस्टेंस को हम लोग वी से रिप्रेजेंट करते हैं, फोकस से पोल तक की डिस्टेंस को हम लोग फोकल लेंथ एफ से रिप्रेजेंट करते हैं, और सेंटर ऑफ कर्वेचर ये है आपका, सेंटर ऑफ कर्वेचर से लेकर के पोल तक की डिस्टेंस को हम लोग रेडियस ऑफ कर्वेचर से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, और एक चीज ध्यान रखना है, ये जितनी डिस्टेंस होंगी सारी कैसी होंगी, माइनस में, क्योंकि जो ऑब्जेक्ट से जो इंसिडेंट रे जा रही है उसके सारी डिस्टेंस क्या है, अपोजिट डायरेक्शन में। देखिए अगर आपने मेरा पिछला वीडियो नहीं देखा है, पिछले वीडियोस अभी तक हमारे ऑप्टिक्स के करीब 2 लेक्चर 3 लेक्चर हो चुके हैं, 3 लेक्चर मैंने अपलोड कर दिए हैं। अगर आप उसको ध्यान से देखेंगे तो आपको सारी चीज़ क्लियर होगी। वहाँ पर मैंने साइन कन्वेंशन में बताया था कि साइन कन्वेंशन क्या होता है, जब इंसिडेंट रे के अपोजिट डायरेक्शन में जो डिस्टेंस मेजर करते हैं वो नेगेटिव होती है, और इंसिडेंट रे की डायरेक्शन में जो डिस्टेंस मेजर करते हैं वो पॉजिटिव होती है। और डिस्टेंस हमेशा कहाँ से मेजर करना स्टार्ट करते हैं, पोल से। ठीक है ना, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं जितनी भी डिस्टेंस है वो सब क्या है, जो ऑब्जेक्ट से जो इंसिडेंट रे जा रही हैं उसके जस्ट क्या है, अपोजिट डायरेक्शन में, उल्टी डायरेक्शन में। इसलिए इसकी जो भी डिस्टेंस ली जाएगी वो सारी कैसे ली जाएगी, माइनस में ली जाएगी। अब जरा यहाँ पे हम सारी वैल्यू रखते हैं। जो पी ए है, पी ए की वैल्यू कितनी है, यू। पी ए का मतलब क्या, ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस, तो यू को क्या रखेंगे, माइनस का यू। उसके बाद माइनस पी सी की जो वैल्यू है वो कितनी है, आर है, तो यहाँ पे कितना रख देंगे, माइनस का आर अपॉन। इसके बाद आप देख रहे हैं फिर से पी सी आ गया, दैट इज द माइनस आर। फिर माइनस का साइन लगाएंगे, फिर पी ए डैश की वैल्यू कितनी आई है, वी। और वी कैसे हो जाएगा, माइनस का वी। यानी यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये आ जाएगी आपकी माइनस की यू प्लस की आर अपॉन माइनस का आर प्लस का वी। इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, इसके बाद हम लोग देखिए एक और ट्रायंगल लेते हैं, ए बी पी और ए डैश बी डैश पी, और इसको सिमिलरिटी प्रूफ करते हैं, यानी इन ट्रायंगल ए बी पी एंड ए डैश बी डैश पी। तो अगर यहाँ पर देखिए ध्यान से, तो यहाँ पर भी हमारे दो एंगल बराबर है। एक तो आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है वो बराबर है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के, यानी कि एंगल जो आई होगा वो आपके किसके बराबर है, एंगल आर के। और दूसरा आपका देखिए ध्यान से, ये 90 है और ये भी क्या है आपका 90, तो यानी हम लोग कह सकते हैं एंगल बी ए जो पी है वो बराबर हो जाएगा बी डैश ए डैश पी के, और वो दोनों कैसे होंगे, 90 के। यानी एंगल बी ए पी है वो बराबर हो जाएगा एंगल बी डैश ए डैश पी के, और दोनों कैसे हो जाएंगे, 90 के। तो देखिए यहाँ पर भी हमने उसके दो एंगल बराबर कर लिए। तो दो एंगल मतलब कंडीशन कौन सी हो जाएगी, डबल ए कंडीशन। और जैसा मैंने आप लोगों को बताया था कि डबल ए कंडीशन में क्या प्रूव हो जाती है, सिमिलरिटी प्रूव हो जाती है, यानी वो दोनों ट्रायंगल आपस में क्या होंगे, सिमिलर। यानी अब हम उस ट्रायंगल की किसी भी साइड का रेशियो आपस में क्या कर सकते हैं, बराबर कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग देखते हैं आगे जरा। तो देखिए ध्यान से, अब यहाँ पर ट्रायंगल अगर देखें ध्यान से, तो ट्रायंगल इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये जो ट्रायंगल है ए बी पी जो है वो सिमिलर हो जाएगा ट्रायंगल ए डैश बी डैश पी के। जो ट्रायंगल ए बी पी होगा वो सिमिलर हो जाएगा ट्रायंगल ए डैश बी डैश पी के।
अब अगर हम लोग आगे बात करें यहाँ पर, तो अब हम लोग कोई भी साइड इसकी क्या कर सकते हैं, बराबर कर सकते हैं। जैसे ये जो साइड है ए बी, उसका रेशियो ए डैश बी डैश के बराबर, यानी जो ए बी है और ए डैश बी डैश, इसका जो रेशियो होगा वो बराबर कर सकते हैं। ध्यान से देखिए, जो ये पी ए है, पी ए, देखिए ये वाला मैंने ए बी लिया था, तो इसी ट्रायंगल का हम लोग क्या लेंगे, पी ए। और ये वाला ट्रायंगल मैंने ए बी डैश लिया था छोटे वाले का, तो इसका क्या लेंगे, पी ए डैश। यानी हम लोग सकते हैं पी ए अपॉन पी ए डैश। और जो पी ए है वो क्या है, ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस, इसको हम लोग क्या लिखेंगे, माइनस का यू लेंगे। क्यों माइनस का लेंगे, क्योंकि मैं बताया था साइन कन्वेंशन में कि जो अगर इंसिडेंट रे के अपोजिट डायरेक्शन में कोई भी डिस्टेंस लेते हैं तो वो माइनस में होती है। आप लोग मेरे पिछले वीडियोस जरूर देख लीजिए, मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखे हैं, 3 वीडियोस हैं, तीनों को जरूर देख लीजिए। और मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर दीजिए, ताकि सभी को हेल्प मिल सके। और पी ए डैश की जो वैल्यू है वो कितनी हो जाएगी, माइनस की यू हो जाएगी। ठीक है, अब आप देखो ध्यान से, तो मैंने 2 जगह ये चीज निकाला है। एक तो ये देखिए, ये भी अगर आप देखोगे तो क्या आया है, ए बी अपॉन ए डैश बी डैश, इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लें अगर हम लोग। और यहाँ पर भी देखिए ये भी कितना है, ए बी अपॉन ए डैश की वैल्यू ये। तो अगर इन दोनों इक्वेशन के लेफ्ट हैंड साइड देखिए तो बिल्कुल सेम है। देखिए ध्यान से, ए बी और अपॉन ए डैश बी डैश, और इसका राइट हैंड साइड भी, अब इसका मतलब क्या होगा, आपस में बराबर होगा। यानी इसका अगर हम लोग देखें तो ये राइट हैंड साइड और इसका ये राइट हैंड साइड, दोनों आपस में क्या होंगे, बराबर। यानी यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो क्या लिख सकते हैं, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड क्या हो जाएगा, माइनस का u प्लस आर अपॉन माइनस का r प्लस वी इक्वल हो जाएगा माइनस के u अपॉन माइनस के v के। तो ये और ये देखिए माइनस माइनस क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। फिर हम लोग क्या कर सकते हैं, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो जब हम लोग इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे देखिए कितना हो जाएगा, माइनस का यू वी प्लस का वी आर, और u का जब इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस का यू आर और प्लस का यू वी। क्लियर। तो ये जो माइनस का यू वी है इसको भी उधर ले आते हैं, तो ये हो जाएगा वी आर, और जो माइनस का यू आर है इसको इधर ले आते हैं, तो प्लस का कितना हो जाएगा, यू आर इज इक्वल टू ये कितना हो जाएगा, यू वी, और ये भी कितना हो जाएगा, प्लस का यू वी। और आप देख रहे हैं यू वी कितना हो जाएगा आपका, 2 UV। तो इसको हम लोग इस तरफ लिख लेते हैं, ये हो जाएगा 2 UV इज इक्वल टू वी आर प्लस यू आर। तो यहाँ से अगर हम लोग 2 को, ये यूवी को इधर डिवाइड करते हैं तो कितना हो जाएगा, 2 UV इज इक्वल टू वी आर अपॉन यू वी प्लस यू आर अपॉन यू वी। तो u से u कट जाएगा और v से ये भी कट जाएगा। तो यहाँ पर देखिए u को, सॉरी, जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो यहाँ बचेगा कहाँ u, इसको हटा दो, क्योंकि मैंने देखिए, नहीं नहीं नहीं, या तो डिवाइड कर दो तो ऐसे डिवाइड करो, एक काम करो आप, ये uv है, यहाँ पर भी uv का डिवाइड कर दो, मतलब दोनों तरफ क्या कर दिया मैंने, uv से डिवाइड कर दिया। या तो फिर इस uv को उधर भेज देते तो भी आता, नहीं तो दोनों तरफ हम लोग uv का डिवाइड कर दो, ये uv से uv क्या हो जाएगा, कट जाएगा। यानी आपका कुल मिला के क्या बचेगा, 2 इज इक्वल टू आर अपॉन यू प्लस आर अपॉन वी बचेगा। इतनी बात क्लियर हो गई। अब अगर देखें ध्यान से तो इसको हम लोग लिख सकते हैं, आर को हम लोग इधर ले आए तो यहाँ पर आ जाएगा 2/r इज इक्वल टू 1/u प्लस 1/v। ठीक है। और आपको मैंने अभी प्रूफ कराया था, क्या प्रूफ कराया था बच्चों, कि f इज इक्वल टू कितना होता है बच्चों, f बराबर होता है r/2, बताया था। तो 2/r को हम लोग कह सकते हैं 1/f, इसके बदले हम लोग कह सकते हैं 1/f। तो ये हो जाएगा 1/f इज इक्वल टू 1/u प्लस 1/v। तो ये हमारा क्या हो गया, मिरर का फॉर्मूला हो गया। जैसे मैंने इससे मिरर का फॉर्मूला प्रूफ किया है, वैसे ही हम लोग कॉन्वेक्स मिरर का भी यूज करके हम लोग इस फॉर्मूले को प्रूफ कर सकते हैं। लेकिन हम लोग को यहाँ पर कोई फॉर्मूला, टीजीटी पीजीटी के लिए हम लोगों को कोई फॉर्मूला प्रूफ नहीं करना है। और अगर आपका मिरर फॉर्मूला आता भी है तो आसानी से आप प्रूफ कर सकते हैं। जैसे मिरर फॉर्मूला अगर मतलब अदर लोग जो भी जैसे सीबीएसई बोर्ड के हैं या फिर 10th का कोई बच्चा है, उसमें मिरर फॉर्मूला प्रूफ करने के लिए आता है, तो उसके लिए भी ये वीडियो लाभदायक है। बाकी टीजीटी पीजीटी में तो आप सीधे फॉर्मूला याद रखना है, मिरर का फॉर्मूला। और एक चीज़ और ध्यान रखना है, मैं एक चीज़ और आपको बता दूं, एक होता है लीनियर मैग्निफिकेशन।
लीनियर मैग्निफिकेशन क्या होता है? लीनियर मैग्निफिकेशन कुल मिलाकर के ये बताता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट रखा है, तो ऑब्जेक्ट का जो इमेज बनता है उसके साइज में उसका साइज कितना बड़ा बना या फिर कितना छोटा बना, नहीं कितना मैग्नीफाई हुआ उसका साइज, उसी को हम लोग बोलते हैं लीनियर मैग्निफिकेशन। यानी कहीं ना कहीं इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है m इज टू आई अपॉन ओ। मतलब ये होता है, व्हाट इज द लीनियर मैग्निफिकेशन? द रेशियो ऑफ साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, साइज ऑफ इमेज टू द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट इज नोन एज लीनियर मैग्निफिकेशन। मतलब जो इमेज का जो साइज होगा और जो ऑब्जेक्ट का साइज होगा उनका जो रेशियो होता है उसी को हम लोग बोलते हैं लीनियर मैग्निफिकेशन। ठीक है, जैसे मैंने जो मिरर फॉर्मूला प्रूव किया है उसी से इसका ही फॉर्मूला प्रूव होता है। ठीक है, जैसे अगर हम लोग मान लें कि ये जो इमेज है इसका साइज कितना है, मतलब ए डैश बी डैश जो है वो क्या है, मतलब अगर हम मान लें कि ए डैश बी डैश कितना है आई ए, और ए बी जो है वो कितना है ऑब्जेक्ट का साइज, मतलब ऑब्जेक्ट की हाइट, इसको हमने मान लिया ओ है। तो देखिए अभी मैंने जो दूसरी वाला जो फॉर्मूला प्रूफ कराया था ये वाला, दूसरी इक्वेशन देखिए ध्यान से, यहाँ पर पहली इक्वेशन ये आई थी और जो दूसरी वाली आई थी कौन सी इक्वेशन, ये वाली, इसको जरा उठा करके रखिए। तो यहाँ पर देखिए दूसरी इक्वेशन क्या आई थी, फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड जो ए बी अपॉन ए डैश की जो वैल्यू आई है, ए डैश बी डैश की वैल्यू वो आपकी आई माइनस का पी ए की वैल्यू कितनी आई माइनस का यू, और ये कितनी आई है माइनस का वी। ठीक है, कितनी आई माइनस का यू और माइनस का वी आई। ठीक है, अब आपको पता है कि ए बी जो है वो किसका साइज है, ऑब्जेक्ट का साइज है, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं आई लिख सकते हैं। अच्छा ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, कट जाएगा, तो आई अपॉन ओ बराबर कितना हो जाएगा यू अपॉन वी। और मैंने आपको बताया था कि ये जो इन दोनों का जो रेशियो होता है वो कितना होता है, एम के बराबर होता है। आई अपॉन जो ओ होता है वो किसके बराबर होता है, यू अपॉन वी के। क्लियर? तो ये एक तरह से क्या होगा, लीनियर मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला प्रूव हो जाएगा। क्लियर हो रही बात? यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है ना? कि आपको पता है कि जो एक मिनट मैं यहाँ पे थोड़ा सा गलत लिख गया, उसको देख लो ध्यान से। यहाँ पर क्या है बच्चों, ये देखिए ऑब्जेक्ट का जो साइज है, वेट, ऑब्जेक्ट का जो साइज है मैंने ऊपर लिख दिया इसलिए, ऑब्जेक्ट मतलब ए बी का जो साइज है वो क्या है, ऑब्जेक्ट का साइज है, और ए डैश बी डैश का जो साइज है वो क्या है, इमेज का साइज है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे ऊपर लिख देंगे ओ और नीचे लिख देंगे आई। मैंने क्या कर दिया था उल्टा, लेकिन जो हमारा मैग्निफिकेशन होता है वो क्या होता है आई अपॉन ओ। हमारा मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला होता है वो क्या होता है आई अपॉन ओ। यानी हम लोग कह सकते हैं एम बराबर कितना हो जाएगा आई अपॉन ओ, ये वैल्यू किसकी है ओ अपॉन आई की, तो ये के बराबर किसकी हो जाएगा वी अपॉन यू के। क्लियर हो गई बात? ये ध्यान रखना। तो ये तीनों ही क्या होते हैं, फॉर्मूले लगते हैं। ठीक है, अब एक चीज मैं आपको बता दूं, जब आप इधर, मैं मिरर बता दे रहा हूँ, इधर क्या बता दे रहा हूँ, लेंस बता दे रहा हूँ, दोनों ध्यान रखिएगा। ठीक है, अब मैं लेंस की इक्वेशन प्रूव नहीं कराऊंगा आपको, या एक लेंस की कोई इक्वेशन लेकर के प्रूव करा दूंगा, दूसरे लेंस की नहीं। देखिए ये जो मिरर फॉर्मूला है ये कॉन्वेक्स से भी प्रूव होकर के यही आएगा, ये जो मैग्निफिकेशन की जो वैल्यू होगी वो यही आएगी। ठीक है ना? तो मिरर का जो फॉर्मूला होता है, मिरर फॉर्मूला वो आपको पता ही है, फॉर्मूले में क्या आता है, 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू कितना आता है 1/f। लेंस के केस में क्या होता है, जो बीच वाला प्लस है वो माइनस में होता है, यानी 1/v माइनस का 1/u इज इक्वल टू हो जाता है 1/f। ध्यान रखिएगा पहली चीज। इसका भी मैंने मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला बताया, तो क्या है m इज इक्वल टू आई अपॉन ओ इज इक्वल टू v अपॉन यू।
v अपॉन यू आया है। देखिए, जबकि इसमें जो मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला होता है वो होता है m इज इक्वल टू आई अपॉन ओ इज इक्वल टू माइनस का v अपॉन यू होता है, ध्यान रखिएगा। अभी ध्यान कैसे रखना है, मिरर फॉर्मूले में यहाँ प्लस होता है तो यहाँ पे क्या हो जाता है, माइनस हो जाता है। ठीक है, मैग्नीफिकेशन के फॉर्मूले में v अपॉन यू प्लस में होता है तो यहाँ पर क्या होता है, वो चीज माइनस में आ जाती है आगे। क्लियर, तो ऐसे याद रख सकते हैं हम लोग। क्लियर हो गई बात। तो अब एक चीज और मैं बता देता हूँ आपको, आज मैं मिरर खत्म करने के मूड में हूँ, तो अब मैं बता देता हूँ आप लोगों को इमेज फॉर्मेशन थ्रू कॉन्वेक्स मिरर। ठीक है, इमेज फॉर्मेशन थ्रू कॉन्वेक्स मिरर। देखिए, कॉन्वेक्स मिरर की केवल दो इमेज फॉर्मेशन होती है। कॉन्वेक्स मिरर की कितनी इमेज फॉर्मेशन होती है, केवल दो। जैसे मान लिया कि एक तो, जैसे हमने मान लिया कि ये कॉनकेव मिरर है, हम लोग पहले कॉन्वेक्स बनाते हैं। हमने मान लिया कि ये आपका कॉन्वेक्स मिरर है। कॉन्वेक्स मिरर में बनाने का तरीका सिखाया था ना, ये आपका क्या है, कॉन्वेक्स मिरर है। देखिए, अगर आपने अभी तक मेरे पिछले 3 वीडियोस ऑप्टिक्स के नहीं देखे हैं तो उसको जरूर जरूर देख लीजिए, तभी आपको सारी चीज़ें क्लियर होंगी। क्योंकि ऑप्टिक्स में छोटी छोटी चीज़ें भी अगर नहीं पता होती हैं तो आपको ऑप्टिक्स समझ में नहीं आएगी। अब मान लिया कि एक केस हम बना रहे हैं कि जब ऑब्जेक्ट कहाँ पर हो, इनफाइनाइट पे। तो देखिए, एक चीज़ ध्यान रखिएगा, जब भी ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट पे होगा तो इमेज कहाँ बनेगा, फोकस पे। क्योंकि इनफाइनाइट से जो रे आती है वो हमेशा क्या होती है, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आती है। अब ये टकराएगी, टकराने के बाद पार तो जा नहीं पाएगी, बल्कि ये कहाँ जाएगी, ये टकरा करके वापस चली जाएगी। नॉर्मल कुछ इस तरीके से बनेगा, और ये नॉर्मल आपको पता होगा कहाँ से जाएगा, यहाँ कहीं से जाएगा, इसके सेंटर ऑफ कर्वेचर से। अब एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, उसमें क्या होता था, सेंटर ऑफ कर्वेचर कहाँ होता था, इस तरफ होता था। इसमें सेंटर ऑफ कर्वेचर कहाँ होगा, इस तरफ। क्यों होगा इस तरफ, क्योंकि इसके अगर सर्किल को पूरा कंप्लीट करोगे तो इस तरफ जाकर के कंप्लीट होगा, तो ये सेंटर जो होगा वो इस तरफ होगा, और फोकस इसका कहाँ होता है, मान लिया इस तरफ। हम लोग ये चीज प्रूव भी कर चुके हैं कि जैसे जो ये क्या होता है, इसका पोल, पोल से फोकस तक की दूरी क्या होती है, फोकल लेंथ, और इसका जस्ट डबल क्या होता है, रेडियस ऑफ कर्वेचर होता है। तो यहाँ से जो लाइट रे जा रही होगी टकराने के बाद, इसको अगर हम लोग पीछे की तरफ बढ़ा दें तो ऐसा लग रहा है कि जैसे ये कहाँ से आ रही है, फोकस से होके आ रही है। ठीक है, ये चीज ध्यान रखिएगा। यानी कि अगर आप देख रहे हैं तो कोई भी लाइट रे जो इनफाइनाइट पे रखी है, यानी ऑब्जेक्ट अगर देखा जाए तो कहाँ रखा हुआ है, इनफाइनाइट पे, तो इसका इमेज कहाँ बन रहा है, फोकस पे। एक रे और ले लेते हैं हम लोग पैरेलल यहाँ से, तो ये भी टकराने के बाद क्या होगी, ऐसे जाएगी। ठीक है, ये भी टकराने के बाद क्या होगी, ऐसे जाएगी। ये मान लिया एक पैरेलल रे आ रही है, ठीक है, और ये टकराने के बाद ये ऐसे जाएगी। इसको अगर पीछे की तरफ मिलाओ तो ऐसे लगेगा, ये नॉर्मल है। नॉर्मल अगर हम लोग बनाए इसका, तो ये नॉर्मल क्या होता है, बीचों बीच से जाता है। ठीक है, जितना एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है उतना एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होता है। लेकिन ये ऐसा लगेगा कि जैसे ये रे कहाँ से आती हुई प्रतीत हो रही है तुमको, फोकस से। यहाँ देखो, यहाँ पर दो लाइट रे बनाई मैंने, दोनों कहाँ से आ रही है, फोकस से। ये चीज समझ में। और इमेज की अगर हम लोग साइज की बात करें तो साइज कैसा होगा, पॉइंट साइज होगा। क्यों पॉइंट साइज होगा, क्योंकि बिल्कुल एक पॉइंट में ना, फोकस पे क्या आ रहा है, केवल एक पॉइंट आ रहा है। और इसका अगर नेचर की बात करें तो ये नेचर कैसा होगा इसका, वर्चुअल। क्यों वर्चुअल हो रहा है, क्योंकि ऐसा हम लोग को प्रतीत हो रहा है कि पीछे से रे क्या हो रही है, आ रही है। और जो वर्चुअल होता है वो हमेशा कैसा होता है, डायरेक्ट होता है, यानी सीधा होता है। तो ये चीज क्लियर हो गई। इसके अलावा दूसरी चीज ये ध्यान रखिएगा, ये तो पहला हो गया इसका। और दूसरी बात ये ध्यान रखिएगा कि जैसे मैं फिर से एक बार कॉन्वेक्स मिरर बना देता हूँ। देखिए, कॉन्वेक्स मिरर में क्या होता है कि कोई भी रूल, जैसे वहां पर मैंने एक रूल बताया था आपको, याद करने का बहुत अच्छा तरीका बताया था। अगर आपने अभी तक वीडियो नहीं देखा है तो उसको जरूर देख लीजिए। जैसे कॉन्वेक्स मिरर है, इसका मान लिया रेडियस ऑफ कर्वेचर यहाँ पे, सेंटर ऑफ कर्वेचर यहाँ लाई करेगा, और यहाँ पे कहीं मान लिया कि फोकस लाई कर रहा है। आप इधर ऑब्जेक्ट को कहाँ रखोगे, इधर क्या नाम दोगे, ऑब्जेक्ट तो कहीं पे भी रखा हो सकता है। तो जैसे वहां पर हम लोग कहते थे कि ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट पे, ऑब्जेक्ट बियॉन्ड, इनफाइनाइट वाला केस तो ये हो गया। लेकिन इनफाइनाइट के बाद जो उसका फोकस होगा, बियॉन्ड एफ होगा, एफ होगा, वो सब तो इस तरफ होगा ना। तो ये जो जिधर ये फोकस और ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है, वो तो मिरर के पीछे है।
और मिरर के पीछे ऑब्जेक्ट को रखने पे कैसे इमेज फॉर्म हो सकता है। इसलिए ऑब्जेक्ट को तो आप कहीं पर भी रखोगे, तो इसके लिए कोई भी आप कहीं पे भी रख दोगे, ठीक है। जैसे मान लिया कि ये एक रे जाएगी, एक रे हमेशा क्या होती है, पैरेलल जाती है, और मैंने आपको बताया था जब पैरेलल जाती है तो टकराने के बाद पीछे तो नहीं जाएगी, लेकिन ये टकराने के बाद क्या होगी, ऐसे निकल जाएगी। लेकिन ऐसा लग रहा होगा हम लोग को कहाँ से आ रही है, फोकस से आ रही है। और हमने बताया था कि अगर कोई भी इमेज बनाना होता है तो हम लोग कम से कम 2 रे का यूज करते हैं, ठीक है। और दूसरी रे को आप चाहे पोल से ले लो और चाहे सेंटर ऑफ कर्वेचर ले लो, तो आप सीधे क्या कर लो, सरल बनाना है तो आप दूसरी रे को क्या कर लो, आप पोल से ले लो। तो ये आपका पोल है, और मैंने बताया था कि पोल से जितने एंगल पर रे आती है इंसिडेंस रे, उतने ही एंगल से क्या होती है, ये वापस जाती है। ये हो रही बात। तो अगर इसको ऐसा लग रहा है कि जैसे ये रे कहाँ से आती हुई प्रतीत हो रही है, ये रे आपको यहाँ से कहीं से आती हुई प्रतीत हो रही है, तो ये रे जहाँ पे दो कटेंगी यहीं पर इसका क्या होता है, इमेज बनता है। और ये इमेज आपको दिखाई पड़ रहा है कि ये इमेज कैसा है, इमेज जो है वो पहली बात तो बिटवीन एफ एंड पी है, फोकस और पोल के बीच में। स्मॉल साइज है इसका ऑब्जेक्ट से। अगर हम लोग मान रहे हैं कि ये ऑब्जेक्ट कितना है, ए बी है, तो ये कितना है, ए डैश बी डैश, इसका इमेज बन रहा है। और आपको पता चल रहा है कि ये यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि जैसे ये रे मिलती हुई प्रतीत हो रही है, एक्चुअल रे नहीं मिल रही है। तो इसका मतलब इसका जो नेचर होगा वो कैसा होगा, वर्चुअल होगा। और जो वर्चुअल होता है वो हमेशा कैसा होता है, इरेक्ट होता है। वर्चुअल हमेशा कैसा होता है, इरेक्ट होता है। तो ये बात क्लियर हो गई होगी आपको। अब तो इतनी चीज क्लियर हो गई कि नहीं। अब यहाँ पर एक चीज और ध्यान रखिएगा, मैग्निफिकेशन की और बात देखिए। ये m बराबर क्या होता है, फॉर्मूला I अपॉन O। तो इसमें केस बनते हैं कि अगर I की वैल्यू O के क्या हो, बराबर हो। अगर I की वैल्यू आप खुद देख रहे हो O के क्या हो जाए, बराबर हो जाए, तो इसका मतलब दोनों एक दूसरे को क्या कर देंगे, कैंसिल आउट। यानी उस केस में क्या होगा, m I अपॉन O हो जाएगा, कैंसिल आउट कर देंगे जो भी वैल्यू होगी। जैसे मान लिया, मैं एग्जांपल लेके समझा देता हूँ। जैसे हमने मान लिया सपोज दैट कि अगर I की वैल्यू O के बराबर है, और मान लिया कितनी है, 5 है। मान लिया कितनी है, मान लिया कितनी है, 5 सेंटीमीटर है। मतलब इमेज का साइज भी 5 सेंटीमीटर है, ऑब्जेक्ट का साइज 5 सेंटीमीटर। अच्छा बताओ, मैं क्वेश्चन पूछता हूँ आपसे कि बताओ इमेज और ऑब्जेक्ट का साइज कॉनकेव मिरर में कहाँ पर सेम होता है। याद आया कुछ? आप मेरे पिछले वीडियो देखेंगे तो सब चीज क्लियर हो जाएगी। इमेज और ऑब्जेक्ट का साइज कहाँ पे सेम होता है, तो जब ऑब्जेक्ट कहाँ रखा हो, 2f पे, तो वहीं पर इमेज भी बनती है और उसका साइज भी कैसा होता है, बराबर होता है। तो जैसे यहाँ पर कितना हो गया, मान लिया 5 सेंटीमीटर है, तो इसके लिए मैग्निफिकेशन की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 5/5 कितना हो जाएगा, 1। ठीक, तो ध्यान रखिएगा जब इमेज का साइज ऑब्जेक्ट के साइज के बराबर होगा तो फिर m की वैल्यू कितनी होगी, 1। अब मान लिया कि अगर इमेज का साइज ऑब्जेक्ट के साइज से क्या हो, बड़ा हो जाए, मतलब जैसे हमने मान लिया कि I की वैल्यू अब कितनी है, 5 है, 5 सेंटीमीटर है, और ऑब्जेक्ट के साइज की वैल्यू मान लिया कितनी है, 3 सेंटीमीटर या 2 सेंटीमीटर मान लिया। तो देखिए मैग्निफिकेशन निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, I/O। मैग्निफिकेशन के फॉर्मूला निकालने का फॉर्मूला होता है I/O, और I की वैल्यू कितनी है आपकी, 5, और O की वैल्यू कितनी है, 2। तो जब इसको कट करेंगे कितना आ जाएगा, 2.5 सेंटीमीटर। यानी आपकी जो इस केस में m की वैल्यू आ रही है वो क्या आ रही है, ग्रेटर देन 1 आ रही है। जबकि जब इमेज और ऑब्जेक्ट का साइज बराबर था तो इसकी वैल्यू कितनी आ रही थी, 1 आ रही थी। क्लियर हो रही बात। अब इसके बाद तीसरा केस लेते हैं कि अगर इमेज का साइज ऑब्जेक्ट के साइज से क्या हो, छोटा हो। तो जैसे हमने मान लिया कि अब की बार इमेज का साइज कितना है आपका, मान लिया इमेज का साइज कितना है, 2 है, 2 सेंटीमीटर ले लिया मैंने, और जबकि ऑब्जेक्ट का साइज क्या है, 5 सेंटीमीटर मान लिया। ठीक है, यानी अब की बार ऑब्जेक्ट का साइज बड़ा है और इमेज का साइज छोटा है। तो फिर क्या होगा, मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला m इक्वल टू कितना होता है, I/O, और I की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2, O की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5। तो यहाँ से जब हम लोग डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा, 0.4 आएगा। और इसका मतलब क्या होगा, जो m की वैल्यू जो हो रही है वो लेस देन कितना हो जाएगा, 1। m की वैल्यू जो हो रही है वो कितना हो जाएगा, लेस देन 1। यानी यहाँ से 3 चीजें क्लियर हो गई। जब इमेज का साइज ऑब्जेक्ट के साइज के बराबर होता है तो m की वैल्यू कितनी होती है, 1। ध्यान रखिएगा, जब इमेज का साइज ऑब्जेक्ट के साइज से बड़ा होता है तो m की वैल्यू ग्रेटर देन 1 आएगी। जब इमेज का साइज ऑब्जेक्ट के साइज से छोटा होगा तो m की वैल्यू लेस देन 1 आएगी।
तो मेरे हिसाब से इतनी बातें आप लोगों को क्लियर हो गई होगी। ध्यान रखिएगा, कॉन्वेक्स मिरर में केवल दो ही फॉर्मेशन होते हैं, एक तो इनफाइनाइट वाला तो हमेशा फोकस्ड इमेज बनता है, इसके अलावा कहीं पे भी कोई भी ऑब्जेक्ट बनेगी, रखी होगी, तो ध्यान रखिएगा यहाँ पर कोई इसकी पोजीशन तो होती नहीं है, क्योंकि पहले केस में क्या था, पोजीशन थी अलग अलग। मेरे हिसाब से आपको मिरर का जो चैप्टर है वो आपको क्लियर हो गया होगा। तो अगर आपको मेरे ये क्वेश्चंस जो हैं, ये मतलब अभी मैं इसके क्वेश्चन भी कराऊंगा आपको, बाकी मैं नेक्स्ट नेक्स्ट टर्न पे पहले लेंस पढ़ाऊंगा, फिर लेंस और मिरर दोनों के इकट्ठे कई सारे न्यूमेरिकल कराऊंगा, एक न्यूमेरिकल नहीं, कम से कम 50 से 60 यानी 50 to 60 न्यूमेरिकल्स मैं करवाऊंगा और आप लोग हमारे साथ करेंगे। और अगर आप लोगों को और भी अच्छे अच्छे न्यूमेरिकल या मटेरियल या और भी अच्छा करना हो तो आप लोग मेरे टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लें। मेरे टेलीग्राम चैनल का जो है वो लिंक मैंने अभी से जो तीसरा या चौथा वीडियो है उसमें दे रखा है, आप लोग उसे देख करके टेलीग्राम चैनल पे जरूर ज्वाइन कर लें। तो आपको मैं क्वेश्चन उसमें क्या होगा कि जैसे आप लोग क्वेश्चन पढ़ते रहेंगे, मैं क्वेश्चन डालता रहूँगा, या किसी ने कोई क्वेश्चन किया तो उसका सॉल्यूशन समय मिलने पर मैं दूंगा। चलिए, ये आज मिरर जो है टॉपिक जो है हमारा लमसम जो है खत्म हो गया। अब हम लोग नेक्स्ट टर्न पे लेंस का केस पढ़ेंगे, क्योंकि मिरर किसका केस था, रिफ्लेक्शन का केस था। मिरर किसका केस था, रिफ्लेक्शन का केस था। और लेंस जो है वो रिफ्रैक्शन का केस है। तो हम लोग कुल मिलाकर के रिफ्रैक्शन चैप्टर पढ़ने वाले हैं नेक्स्ट टर्न में। तो चलिए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।